Welcome everybody to this new lecture of our paper Waves, Oscillations and Acoustics. Today we will discuss yet another new topic of our syllabus, and this is about discharge of a capacitor through inductance and resistance, or you can say it this topic as electrically damped harmonic oscillator LCR circuit. Electrically damped harmonic oscillator सर्किट और यू कैन से इट एज LCR सर्किट. ओके, इस तरह का एक सर्किट जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग स्टडी कर रहे थे तो वहाँ भी हमने एक LC सर्किट, LCR नहीं था बट LC सर्किट था जिसको हम रेजोनेंट सर्किट, ट्यून्ड सर्किट, टैंक सर्किट, ओके, इस तरह के कई नाम से जानते हैं LC सर्किट. तो यहाँ एक कंपोनेंट उसमें एक्स्ट्रा लगाया गया है, वो कंपोनेंट है R, दैट इज रेजिस्टेंस, प्रतिरोध. ये प्रतिरोध वाला जो कंपोनेंट है इसमें एक्स्ट्रा लगाया गया है और अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि ये जो रेजिस्टेंस R है और ये जो इंडक्टर L है, ये कैपेसिटर C जो यहाँ इस अरेंजमेंट के थ्रू लगा है, मीन्स आप ये देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टर है और इंडक्टर है ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट है और इन दोनों के पैरेलल में कनेक्ट है कैपेसिटर C. बैटरी के बारे में या फंक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी इसके अरेंजमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं. तो ये जो कैपेसिटर C है ये रेजिस्टर R और इंडक्टर L के थ्रू डिस्चार्ज होता है. यानी कहानी कुछ इस तरह की है कि जब इस बैटरी इनको हम कनेक्ट करते हैं इस की के थ्रू, के के थ्रू, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और करंट फ्लो होने की वजह से ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है. और जब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चार्ज हो जाता है, आपको जब हम LC सर्किट को स्टडी कर रहे थे इससे पहले वाली यूनिट में, तो आपको वहाँ भी बताया गया था, क्योंकि वहाँ जो केस था वो ये था कि LC सर्किट था, यानी केवल इंडक्टर L लगा था और कैपेसिटर C लगा था और दोनों एक दूसरे के पैरेलल अरेंजमेंट में थे. तो वहाँ कहानी कुछ इस तरह की थी कि जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही थी तो कैपेसिटर C चार्ज हो रहा था और जब कैपेसिटर C अपनी फुल अमाउंट तक चार्ज हो जाता है जितना उसका कैपेसिटेंस है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में अपनी दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेता है. और जब सर्किट में करंट फ्लो होनी बंद हो जाती थी तो कैपेसिटर C इस इंडक्टर L के थ्रू जो उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट था, जो LC सर्किट फॉर्म करता था, जो ट्यून्ड सर्किट, टैंक सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, आप जो भी बोलना चाहें, उसके थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू होता था. और जब इंडक्टर L में करंट फ्लो होनी शुरू होती थी तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ इसकी प्लेटों के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड थी, इंडक्टर L एक कोइल है जिसमें जब करंट फ्लो होगी, किसी भी कोइल में, किसी भी वायर में अगर कोई करंट फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, आप सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सिलेबस हम स्टडी करके आए हैं यहाँ. तो आप ये जानते हैं कि इस इंडक्टर L के थ्रू, इस L के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और जब तक ये डिस्चार्ज होता रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी जमा है इन दोनों प्लेटों के बीच में, उसमें कमी आती रहेगी बिकॉज ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. और इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो इसके पास एनर्जी है इंडक्टर के पास, उसमें इजाफा होता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, इंक्रीज वो. यानी कि आप कुछ इस तरह का सर्किट वो मान सकते थे कि एक कैपेसिटर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होती है, या फिर जब करंट फ्लो होता है तो वही मैग्नेटिक एनर्जी फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. और ये LC सर्किट में चलता रहता है. यहाँ जब हम एक ऐसा सर्किट जिसको हम इलेक्ट्रिकली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कह रहे हैं, ये सर्किट कैसा बिहेव करता है, जैसे एक इलेक्ट्रिकली डैम्प्ड, नॉट मैकेनिकली डैम्प्ड, इट्स इलेक्ट्रिकली डैम्प्ड. ओके, मैकेनिकल सिस्टम कोई ऑसिलेटर हो सकता है, कोई स्प्रिंग का, कोई सिंपल पेंडुलम का. अगर आप आइडियल सिचुएशन की ना बात करें, प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है सिंपल पेंडुलम का, वो भी एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ही है.
आप एक स्प्रिंग की बात करें, वो भी एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ओके, तो प्रैक्टिकली जो हमारे पास मैकेनिकल ऑसिलेटर्स हैं वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ही हैं, लेकिन यहाँ मैकेनिकल ऑसिलेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर की बात। ओके, सो इलेक्ट्रिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर का ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, जिसमें ये कैपेसिटर सी अब क्योंकि सर्किट में इंडक्टर एल भी लगा है और रेजिस्टेंस आर भी लगा है, तो अब ये कैपेसिटर सी इन दोनों कंपोनेंट के थ्रू डिस्चार्ज होता है, इन दोनों कंपोनेंट के थ्रू डिस्चार्ज होता है। यानी जब ये डिस्चार्ज होगा तो एक करंट फ्लो होगी यहाँ इंडक्टर एल में, और वही करंट फ्लो होगी फिर रेजिस्टेंस आर में। तो यहाँ ये सर्किट किस तरह एक इलेक्ट्रिकली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा बिहेवियर करता है, ये हमें इस टॉपिक में समझना पड़ेगा। और अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, एक बैटरी है, ये की है, जब की को ऑन किया जाता है तो कैपेसिटर सी चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब इस की को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, अर्थात बैटरी का कनेक्शन कैपेसिटर से हटा दिया जाता है, सर्किट से हटा दिया जाता है, तो फिर यही कैपेसिटर सी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में अपने प्लेटों के बीच में एनर्जी को स्टोर किए रहता है, यही कैपेसिटर सी इस इंडक्टर एल और रेजिस्टेंस आर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी इस सर्किट में करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। यही अरेंजमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, so consider an electrical circuit containing a resistance R, this inductor of inductance L, this, and a capacitor of capacitance C shown in the figure, this arrangement. Inductor L and resistance R in the series, and in the series combination of L and R there is a capacitor which is parallel to these components L and R. Okay, now connected these components to a battery, this, and a key, this. When the key is pressed downward, when the key, here is the word key, okay, when the key is pressed downward the capacitor C starts charging, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी इस की को हम क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर C में करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है इस बैटरी की वजह से, और ये कैपेसिटर C चार्ज होना शुरू हो जाता है, और वो चार्ज मैक्सिमम अमाउंट तक कहाँ तक हो सकता है, जितना इस कैपेसिटर C का कैपेसिटेंस है। ओके, लेट्स सी नाउ दिस। So let Q0 or Q0, you can say it, be the total charge on the capacitor. Okay, when K key is released, जब की को हम हटा देते हैं, प्रेस करने हटा देते हैं उसका कनेक्शन, यानी बैटरी का कनेक्शन उस सर्किट से हटा देते हैं, तो ये मान लिया गया कि जो टोटल चार्ज है उस समय जब की को रिलीज किया गया उस समय जो कैपेसिटर पे टोटल चार्ज है वो Q0 है। ओके, व्हेन K की इज रिलीज द कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द इंडक्टर L एंड रेजिस्टेंस R, चूंकि वो करंट फ्लो करेगा। द कैपेसिटर डिस्चार्ज स्लोली, so high there is a current I at any instant. Okay, then the rate of change of current, rate of change of current, और ये जो वर्ड यूज किया गया ना, द कैपेसिटर डिस्चार्ज स्लोली, बिकॉज जो कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट RC से मल्टीप्लाई होता है, मीन्स कि अगर आप रेजिस्टेंस R की जो क्वांटिटिव मेजरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिकल मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप कैपेसिटर C का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जितना कैपेसिटेंस का वो कैपेसिटर है, और रेजिस्टेंस R का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज द प्रोडक्ट RC. R इज रेजिस्टेंस ऑफ द circuit and K is C is the capacitance of the capacitor connected in the circuit. So ये कहलाता है, ये जो प्रोडक्ट है RC, ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट का अगर मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो कैपेसिटेंस
होता है कि द टाइम टेकिंग बाय द कैपेसिटर टू कंप्लीट डिस्चार्ज मीन्स अगर उसके पास, मान लीजिए मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपको ये कहता हूँ कि कैपेसिटर के पास 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस है, तो 10 माइक्रोफैरड से 0 माइक्रोफैरड होने तक, यानी उसके ऊपर जितना कैपेसिटेंस है, जितना चार्ज है उसने अपनी प्लेटों पे स्टोर्ड किया हुआ है, उसको कंप्लीट डिस्चार्ज होने में जितना समय लगेगा, द टाइम टेकिंग बाय द कैपेसिटर टू बी कंप्लीट डिस्चार्ज इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। तो ये जो वो लाइन है, द कैपेसिटर डिस्चार्ज स्लोली, वही कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज होगा जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा, CR टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो दैट इज, और एक पॉइंट यहां से ये भी निकल के आता है कि अगर कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका अर्थ ये भी है कि जो करंट की वैल्यू रहेगी सर्किट में, जो फ्लो होगा, क्योंकि डिस्चार्ज, कैपेसिटर के डिस्चार्ज की वजह से ही वो करंट फ्लो होगा, तो वो भी कांस्टेंट बना रहेगा, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। रीजन कि वो बहुत लंबे समय तक डिस्चार्ज होता रहेगा। टाइम कांस्टेंट जितना बड़ा उतना टाइम लेगा कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज में। तो अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो उससे एक ये भी रिजल्ट सामने आता है कि जो करंट फ्लो होगी सर्किट में, अगर किसी भी कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, तो उससे एक रिजल्ट ये भी एक्वायर हम कर सकते हैं कि जो करंट फ्लो होगा सर्किट में वो एक कांस्टेंट ही करंट रहेगा, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो लगातार डिस्चार्ज होता रहेगा। कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज या डिस्चार्ज अगर नहीं हो रहा तो एक लंबे समय तक एक कांस्टेंट करंट की वैल्यू को प्रोवाइड करा देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि करंट अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट फ्लो रहता है, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा करंट का, दैट इज इक्वल्स टू di/dt, द टाइम रेट चेंज ऑफ करंट। ओके, एंड लेट Q बी द अमाउंट ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट t। किसी भी इंस्टेंट t पे आपने मान लिया है, कंसिडर कर लिया कि जो कैपेसिटर में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो स्टोर किया हुआ है, उस समय जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर बचा हुआ है, चूंकि वो डिस्चार्ज हो रहा है। देखिए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ये है जब उसको चार्ज मिलना बंद हुआ, यानी आपने उस की को रिलीज कर दिया। इस की के रिलीज होने का मतलब ये है उस सर्किट में जो बैटरी से करंट फ्लो हो रहा था वो बंद हो गया है, और उस समय जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो Q0 है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। और जब वो डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू द रेजिस्टेंस R एंड द इंडक्टर L, तो उस समय किसी समय बीच में उसके पास, उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो Q है, किसी समय पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर, उस समय उस पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो स्मॉल q है। यानी कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, अगर इनिशियली उस पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो मान लीजिए 10 कूलम है, और किसी इंस्टेंट पे फिर आप चेक करते हैं तो 8 कूलम है। ये 10 कूलम है जो मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की कैपेसिटर पे, और ये किसी इंस्टेंट पे फिर आप चेक करते हैं तो उसके ऊपर जो डिस्चार्ज जब वो होने लगता है तो उस समय जो अमाउंट बची हुई है चार्ज की वो q है, स्मॉल q है। ओके, so the potential difference across the capacitor is Q by C, because you know the capacitance of the capacitor is Q equals to C by V, so V equals to Q by C. This is the potential difference, and the potential difference across the resistor R is Ri. V is equals to Ri, simply Ohm's law, and this is simply the formula of capacitor. Okay, and this is actually here is V. Yeah, it can be written, but because of capacitor, so I write it as C only. So this is the potential difference across capacitor C is Q by C, and the potential difference across resistor R is Ri. This is simply according to the Ohm's law, V equals to IR.
and the back EMF of the inductor is this minus L di by dt, and this is you can say it as back EMF of the inductor L. So taking now these two potentials one side and this back EMF is on the other side, this is actually in accordance to the Kirchhoff's law. In accordance to the Kirchhoff's law, the potential difference developed across the component of the circuit and potential difference or potential or EMF of the source. तो सोर्स यहाँ इंडक्टर L है और कैपेसिटर C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q बाई C है, और जो रेजिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो I है, IR है। जो EMF डेवलप होता है इंडक्टर L में, चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता, यहाँ इंडक्टर करंट फ्लो हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये हुआ मल्टीप्लाइड बाय द इंडक्टेंस, दिस इज द EMF। ओके, सो और इस तरह की फिनोमिना हम सेल्फ इंडक्टेंस में, जब सेल्फ इंडक्टेंस की फिनोमिना आपने कहीं 12th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा तो ये EMF का जो फॉर्मूला है वो यहाँ यही फॉर्मूला हम वहाँ यूज करते हैं, L di by dt। ओके, so this is the EMF and this is also you can say it as EMF. So from this equation we can deduce that Q by C equals plus R, Q by C plus Ri, these two terms, and because this term is negative and onto the right hand side, so take it onto the left hand side. So this equation becomes Q by C plus Ri plus L di by dt equals to 0. This is equation number 1. Okay. And you know that I, what is the current? The definition of current is that the amount of charge passing through a point in per unit time. So you can say it as the time rate change of charge. So I is equals to dq by dt. So di by dt, what is di by dt? Because I is equals to dq by dt, then take the time derivative of I, this is di by dt, so the time derivative of this term dq by dt gives you d2q over dt square. This di by dt equals to d2q over dt square. This. So let's put this value of di by dt into equation number first. We have L in place of di by dt, we have d2q by dt square. So L d2q over dt square plus R, and the I can be written as I equals to dq by dt. So R dq by dt plus q by c, this term. So from equation number 1, this form of equation number can be written in this form. L d2q by dt square plus R dq by dt plus q by c equals to 0. Okay. Now this can be written as d2q over dt square plus R by L dq by dt plus q over L equals to 0. And you can say that dividing by L to the whole equation, this. So here you can divide L by L1, R by L is this, and Q by L is this. Let R by L equals to 2B. Remember these terms. R by L, this term, can be replaced by 2B, and 1 by LC here. 1 by LC is replaced by, say, omega naught square. So then this equation will become d2q over dt square, same term. R in place of R by L, we can put 2B, so 2B dq by dt, plus in place of 1 by LC, we have omega naught square. So this term will become omega naught square q equals to 0. This is equation number 2. And this is the form as we have this equation. In the previous lecture, we were discussing about this form. dy by dt, d2y by dt square plus 2b dy by dt plus omega naught square y equals to 0. This is equation number 2. And look at the form of this equation.
d2q over dt square plus 2b dq over dt plus omega naught square q equals to 0. This is also equation number 2. So look at this equation and then look at this equation. What is the similarity between these two equations? The similarity is that here is this equation is in the form of displacement or acceleration, or you can say that velocity form, and this term is the difference between the, broadly you can say it as the displacement here what displacement is replaced by the charge only. And because this equation represents the differential equation of damped harmonic oscillator, or you can say it as damped harmonic mechanical oscillator, and here is this equation represents the differential equation of an electrically damped harmonic oscillator. Electrically damped, because here is Q, the charge is replaced by, or Y is replaced by the charge. So this equation represents the mechanically damped harmonic oscillator, and this equation represents the electrically damped harmonic oscillator. Okay, let's see it. So this equation is similar equation as that obtained for a damped harmonic oscillator, equation number 2 of last topic, whereas the displacement y is replaced by the charge q. हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. So the general solution, what is the general solution? The general solution of equation number 2 can be expressed as, okay, so let's see again here. This is our differential equation of our last topic, this d2y by dt square plus 2b dy by dt plus omega naught square y equals to 0. This is our equation number 2, and this equation number 2 shows the differential equation of mechanically damped harmonic oscillator, and the solution of this differential equation is represented by this equation number 9. The general solution of that differential equation is represented by this equation, equation number 9 of our last topic. Here is the difference is because there is only difference between the mechanically damped harmonic oscillator differential equation and electrically damped harmonic oscillator. The difference is in the displacement. That is, the displacement is replaced by the charge q. Okay, so if we want to write the differential equation for an electrically damped harmonic oscillator, so we have to do here is only that y is replaced by q and y naught is replaced by q naught. This is the maximum displacement, or you can say it's the amplitude of mechanically damped harmonic oscillator, and because we now consider a case of an electrically damped harmonic oscillator, so this is the maximum value of displacement is replaced by the maximum value of charge. In that topic we are considered the maximum amount of charge on the capacitor is q naught. So actually the solution of that differential equation in the case of electrically damped harmonic oscillator will be q is equals to q naught e to the power minus bt e to the power alpha t plus e to the power minus alpha t over 2 plus b by alpha e to the power alpha t plus e to the power minus alpha t over 2, and here the coefficients are changed. Here b is r by l, b is 2b, actually there is 2b is r by l, and one other constant is omega naught square is 1 by lc there. Okay, so let's write the solution of that differential equation number 2 in the case of electrically damped harmonic oscillator. So let's see this. So the general solution of equation number 2 can be expressed by this form: q is equals to q naught, and here is
also e to the power minus pt here, because we have here in the general solution of this differential equation e to the power minus bt. So there should be, here is I can write it here, e to the power minus pt. Okay, so this is the general solution of this differential equation number 2, as we obtained in the case of electrically damped harmonic oscillator. Okay, so this is the general solution of differential equation number 2, and where the constant b is equals to r by 2l, as we considered earlier, and alpha is root b square minus omega naught square, because b square has value r by 2l, so square of this value gives me r square by 4l square, and omega naught square is 1 by lc, so 1 by lc here. Okay, so this is the differential equation number 2, and this is the general solution of that differential. So let us consider the same case. First case is heavy damping, and in the case of heavy damping we consider that b square is greater than omega naught square. When this happened, that the value of r square by 4l square is greater than 1 by lc, then b square minus omega naught square is real. Okay, so the charge decrease rapidly with time. The discharge is known as aperiodic or deadbeat or non-oscillatory, as shown in curve A. This is the curve A. It is heavily damped, and this is the time versus charge graph. The similar graph as we draw in the last topic, that is time versus displacement graph. So this is the graph, time versus charge graph, and this is the maximum value of charge, that is equals to q naught. So when the time increases, the charge on the capacitor according to this curve decrease rapidly, and in this case we say the discharge of the electrically damped oscillator, harmonic oscillator, is deadbeat or aperiodic or non-oscillatory. Okay, so this is our first case when there is heavy damping. Okay, and heavy damping is when this constant b square is greater than omega naught square. That means r square by 4l square is always greater than 1 by lc. This happened when root b square minus omega naught square is real. Okay, this is my case number 2, the critical damping. And critical damping is when b square equals to omega naught square, and that is r square over 4l square is equals to 1 by lc. That means if b square minus omega naught square is are equal to each other, then this quantity root b square minus omega naught square is 0, because this represents a critically damped discharge, that it is neither deadbeat or non-oscillatory. इनके बीच की ये condition है. This is shown by curve B, and this is the curve B here, critically damped. Although the discharge of the capacitor is more rapidly in the case of heavy damping. Now discuss about the third case, and this is the case we are interested in which. So this is the case of light damping, or you can say it as oscillatory, और यही हम चाहते हैं. ओके, ऑसिलेटरी मोशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये पूरी जो यूनिट्स हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस स्टडी करके आए हों, या तो फिर हम अभी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या ऑसिलेशंस के बारे में स्टडी कर रहे हों, या फिर आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ऑसिलेशंस किसी भी तरह का हो, चाहे वो सिंपल हार्मोनिक हो, या वो डैम्प्ड हो, या फिर वो फोर्स्ड हो,
ऑसिलेशंस अगर हैं तभी ये सब चीजें हम काउंट करते हैं। अगर जो दो केस अभी हम स्टडी करके हैं, डेड बीट मोशन और क्रिटिकली डैम, वहाँ ऑसिलेशंस है ही नहीं, तो वो मेरे इंटरेस्ट का केस नहीं है। मेरा इंटरेस्ट का केस तब है जब ऑसिलेशंस हो, क्योंकि डैम्प्ड भी ऑसिलेशंस ही हैं, फोर्स्ड भी ऑसिलेशंस ही हैं और सिंपल हार्मोनिक भी ऑसिलेशंस ही हैं। तो मेरा इंटरेस्ट उस केस में है जहां ऑसिलेशंस होते हों, और ऑसिलेशंस यहाँ किस केस में होते हैं? लाइट डैम्पिंग के केस में। ये हम पिछली अपने जो लेक्चर है उसमें भी देख चुके हैं कि लाइट डैम्पिंग जब होगी तभी वहाँ ऑसिलेशंस होंगे, तभी हम वहाँ टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं, तभी हम एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं, तभी हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड, ये हमारी स्टडी में तभी आते हैं जब ऑसिलेशंस हों। अगर ऑसिलेशंस ही नहीं है तो ना तो हम टाइम पीरियड के ऊपर बात कर सकते, ना हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात कर सकते, ना ही हम एम्पलीट्यूड्स या दूसरे जो और रिलेटेड जो टर्म्स हैं टू द ऑसिलेशंस, उनके ऊपर हम बात करते, क्योंकि ऑसिलेशंस ही नहीं है। वेदर द ऑसिलेशंस इज सिंपल हार्मोनिक और डैम्प्ड और फोर्स्ड, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ऑसिलेशंस होने चाहिए। अगर हम ऑसिलेशंस के बारे में स्टडी करें, वेव्स एंड ऑसिलेशंस के बारे में स्टडी करें, अकॉस्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ऑसिलेशंस होने चाहिए। दैट इज माय पॉइंट। ओके, सो आई एम इंटरेस्टिंग इन दिस पॉइंट, इन दिस केस नंबर थर्ड, एंड द केस नंबर थर्ड इज अबाउट लाइट डैम्पिंग। जब डैम्पिंग हो लेकिन लाइट हो, तो उसमें क्या होगा? When b square is less than omega naught square, this implies r square by 4l square. The value of b square in this case is less than 1 by lc, the value of omega naught square in this case, that is in the case of electrically damped harmonic oscillator. Okay, this implies b square minus omega naught square is an imaginary quantity and discharge is oscillatory in this case, and this is shown by curve C. Okay, we will return at curve C after the completion of this topic, the light damping. Okay, then we will return at the curve number C. So proceeding the same as in the last topic, we obtain the equation of oscillatory charge is this form: Q is equals to Q naught omega naught e to the power minus bt over omega dash sine omega dash t plus phi. This is my equation of charge, and there is the equation of displacement. Let us see this. This is my equation, and this is the equation of displacement in my last topic. So you know that in the case of electrically damped oscillator, our task is only that we can replace this displacement y by the charge q, and this maximum displacement y naught is by the maximum amount of charge, that is q naught. Okay, so let us see this. Remember this form. This is y equals to y naught omega naught e to the power minus bt over omega dash sine omega dash t plus phi. Proceeding the same as we does in the last topic. So y equals to y naught omega naught e to the power minus bt over omega dash into sine omega dash t plus phi, and here omega naught and b have their usual meaning as used in the case of mechanical oscillator, damped oscillator, or in the case of electrically damped, because the value of omega naught and b and omega dash are different in the case of mechanical damped harmonic oscillator and in the case of electrically damped harmonic. So remember this, but the form is same. So the equation, the solution of the differential equation in the case of electrically damped harmonic oscillator will become Q is equals to Q naught omega naught e to the power minus bt over omega dash sine omega dash t plus phi.
This is, and I can write this equation as this: y is equals to a sine omega dash t plus phi. So we can write this equation as this is the solution of that differential equation, and the solution, the general solution, although the general solution is this, but this is a very complex form, very complex form. So we can reduce this form that is given by equation number 3 into this form, as we reduce in our last topic. Okay, so this is my charge Q is equals to Q naught omega naught e to the power minus bt over omega dash sine omega dash t plus phi, and this can be written as a naught e to the power minus bt sine omega dash t plus phi, and this equation also written as Q equals to a sine omega dash t plus phi. This is my equation number 4. Okay, where a naught, this quantity a naught, is in place of Q naught omega naught over omega dash, Q naught omega naught over omega dash, and value of omega dash is Q naught omega naught is omega naught square minus b square in this case, because in this case b square is less than omega naught square. That is, omega naught square is greater than b square. Okay, so this is the value of a naught, where omega naught is 1 by root LC, because omega naught square is 1 by LC, and b is equals to r by 2l in the case of electrically damped harmonic oscillator. Okay, so this equation, equation number 4, represents a sinusoidal variation in the charge Q, because this is my first ever equation as I derived in the syllabus, the solution of the differential equation in the case of simple harmonic oscillator. This is the form of my first solution of the first differential equation as I have derived in the case of simple harmonic oscillator. This is my first solution in this form. Y is equals to a sine omega t plus phi. This is my first ever solution in this syllabus. So this is the same form. Q is equals to a sine omega t plus phi, and there that equation shows me the variation in the displacement is sinusoidal. Variation in the displacement is sinusoidal. So from this equation, equation number 4, we can conclude that the variations in the charge is also sinusoidal. Okay, in the form of sinusoidal wave. Okay, so from equation number 4, we can conclude that the variation of charge with its time is oscillatory. And look at it now, the curve number C. Look at now the curve number C. This is my curve number C. This is my curve number C. This, and look at these oscillations. These are damped. These are damped, definitely damped, but in the sinusoidal form. But in the the amplitude is decreases with time, but gradually, not at very quick speed, or you can say that motion is deadbeat or critically. No, the amplitude decreases with time, but gradually. So that is the difference between the damping, that is when we used the heavy damping, or critical damping, or light damping. So my interest is always in light damping, because I am interested in oscillations, and oscillation occurred only when there is light damping, either in the case of mechanical oscillator or in the case of electrical. That is not my intention, what type of oscillator I used here. Okay, so this equation, this curve C, here is this curve C, oscillatory curve C. Okay,
time versus charge graph in the case of electrically damped harmonic oscillator, and we used here three components, L, C and R. Although this is not a LCR circuit, LCR series resonant circuit, no. This is a special combination of L, C and R, in which the capacitor C is arranged in such a way that it discharges through the inductor L and resistor R. Okay, so let us now move, because this motion is oscillatory, then there is definitely definitely have time period, frequency and amplitude as extra factor. So let us talk about that factors, and that factors are: first, you seen in the graph, the motion is oscillatory, the charge varies as a sine wave curve as shown in the figure. Okay, the time period, because oscillatory अगर मोशन है तो वहाँ जो चार्ज का कंसेप्ट होगा, वो चार्ज अगर ऑसिलेटरी है तो वहाँ टाइम पीरियड का कंसेप्ट भी डेफिनेटली होगा. So what about time period? So time period, you know that the formula of time period is 2 pi by omega dash. Here is the frequency is omega dash and has value of this form, omega naught square minus b square. This is the value of omega dash. Okay, so 2 pi by omega dash means 2 pi by this square root of omega naught square minus b square. Okay, and is equals to 2 pi over root the value of omega naught square is 1 by LC, and value of b square is r square by 4 L square. So actually the time period t of oscillation is given by 2 pi over root 1 by LC minus r square by 4L square. That is the time period of an electrically damped oscillator. Okay, which consists three components, L and C, in a special combination. Okay, and now talk about the frequency of the damped harmonic oscillation, and that is given by this formula, because you know that the frequency is the reciprocal of time period, or you can say it as varies as the time period, it varies as inversely varies as time period. Frequency is inversely varies as a time period. So f is 1 by t. So reverse this factor. So 1 over 2 pi, because 2 pi into the numerator, here is 2 pi into the denominator, and root 1 by LC over minus 4r minus r square over 4L square is into the denominator, here is into the numerator. Okay, because r is negligible. Since r is negligible, the resistance is negligible, so f is equals to 1 over 2 pi root 1 over root LC, or you can say it as 1 over 2 pi root LC, and this is my resonant frequency actually. If I neglect the R, and if I neglect R, this quantity R square over 4L square can be neglected. So this is my resonant frequency. In the case of LC circuit, this is my resonance frequency. Okay, interesting case. Now moving to the next is about amplitude. What is the amplitude of oscillations in the case of electrically damped harmonic oscillator? So the amplitude is given by this factor. Here is A is equals to A naught e to the power minus bt, and E naught has this value. So actually A has value Q naught omega naught square, Q naught omega naught over root omega naught square minus b square into e to the power minus bt. This is my amplitude of variations, that is sinusoidal variation in the case of light damping. Okay, so this. So the amplitude of the oscillations is given by this factor. Okay, and this factor can be written in this way: A naught
where A naught has value Q naught omega naught square over root omega naught square minus B square, and B is equals to R by 2L, and omega naught is root 1 by LC. So I can write this equation in this way: A is equals to A naught e to the power minus R by 12, because B has this value, R by 12 into 2. So this is my amplitude, and this equation shows that if I increase the value of R, the value of amplitude is decreased. That is, when I increase the resistance of the circuit, the amplitude of the oscillatory motion, that is in the sine wave form, is decreased. Okay. Higher the value of R, lower of this factor, and hence we can say that R increases. As R increases, the amplitude correspondingly to a particular value of 2 decreases exponentially because of this factor, exponentially, and this value will become, the amplitude of the oscillatory motion will become 0 as t tending to infinity. Okay, look at this graph. The amplitude here is this, amplitude decrease here is this, amplitude decrease, time increase, amplitude decrease, time increase, amplitude decrease, time increase, amplitude decrease, time increase. And if this time is infinity, then amplitude will be 0. That means the relation between the time and amplitude is inverse. If time increase, then consequently the amplitude of the electrically damped harmonic oscillator will decrease. Okay, so this is all about the electrically damped harmonic oscillator, and this is actually the same case as we discussed earlier in our previous lecture. In the case of mechanical damped harmonic, there is displacement, here is charge, but the only difference. Okay, so thank you for now, and meet you into the next one. Thank you.